हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट परीक्षा का सेट है। साइंस का हमारा प्री बोर्ड लिया था हमने इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके आज हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मुझे बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अवर मसल सेल। तो भाई मसल सेल में ना हमारे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे ना हमारे मसल क्रैम्प पड़ते हैं। ठीक है, मैंने वर्ड याद कराया था लैक से। लैक से क्या वर्ड कराया था? लैक्टिक एसिड। तो एक बार ऑप्शन चेक करें, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बट यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होने की वजह से ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाँ जी, प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये सेम टू सेम लाइन हमारी एनसीईआरटी के अंदर है। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको लाइन मिलने वाली है वाली, और लास्ट ईयर पता है बोर्ड में आया था वाला क्वेश्चन। ठीक है, तभी मैंने पेपर में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इन गार्डन पी वायलेट कलर फ्लावर डोमिनेंट होता है, पता है मेरी बात, और व्हाइट कलर रिसेसिव होता है। कह रहे हैं जब पेरेंट पी प्लांट वायलेट कलर जो कि कैपिटल वी स्मॉल वी है, इसको क्रॉस कराया गया व्हाइट फ्लावर। तो भाई वो कह रहे हैं कैपिटल वी स्मॉल वी को क्रॉस करवाया गया स्मॉल वी से। पता है क्यों? क्योंकि वायलेट है ना, तो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ये दिया हुआ है, इसके जीन्स दिए हुए, और ये व्हाइट वाला रिसेसिव है। और जब भी हम रिसेसिव को लिखेंगे तो हमेशा दोनों को स्मॉल लिखेंगे। याद है ये बात? अब आप इनको क्रॉस करवा लो, जीरो काटा ही तो खेलना है हमने। कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी, तो कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी। अब पूछ क्या रहे, ये F1 जनरेशन आ गया हमारा जो क्रॉस से आता है। बट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ ट्रेट इन द F1 प्रोजेनी। तो भाई बताओ कितना आ रहा है, बताओ। तो भाई ये कैपिटल वी अकेला बहुत है ना प्लांट को वायलेट बनाने के लिए, तो मतलब ये हमारा 50% आ गया, और ये भी हमारा कितना आ गया, वाइट 50% आ गया। तो दोनों 50-50 आ गए। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है? क्रॉस करवाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। ये आपके सैंपल पेपर में आया था। कह रहा है बताओ पोस्चर एंड बैलेंस सेरिब्रम, नहीं बिल्कुल गलत बात है, सेरिबेलम होता है ये। सलाइवा मेड्यूला इन मिड ब्रेन, भाई मिड ब्रेन में पार्ट कब से आने लग गए, तो गलत बात। हंगर पॉन्स इन, नहीं, पॉन्स तो आपको वो करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा बीपी ब्लड प्रेशर मेड्यूला, बिल्कुल सच बात है। हिंड ब्रेन में जो मेड्यूला होता है वो आपका बीपी कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो मींस क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द ब्लड ग्लूकोज लेवल किसी भी पेशेंट में बहुत हाई हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भाई प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो पा रहा, क्या इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा। बट इंसुलिन निकलता किससे है? वो निकलता है पैनक्रियास से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ग्रोथ हार्मोन निकलता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनमें से बताओ जो बायोडिग्रेडेबल मतलब नेचुरली अकरिंग, जो डिकम्पोज हम कर सकते हैं, सिर्फ वही है। तो न्यूज़पेपर पेस्टिसाइड होने की वजह से ये नहीं होगा। न्यूज़पेपर, लेदर, कपड़े, तो बिल्कुल सच बात है क्योंकि ये भी बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो नेचर से आता है और नेचर के पास चला जाता है। ठीक है, जो बायोडिग्रेड जो मतलब जो डिकम्पोज हो सकता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो 6 का हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग 4th लेवल इन ए फूड चेन। जो 4th लेवल पे आता है, तो अगर आप याद करो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर। मतलब ये हो गए प्लांट, ये हो गए हर्बीवोर, ये हो गए कार्निवोर, और ये हो गए लार्ज कार्निवोर। ठीक है, बड़े बड़े कार्निवोर। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो सबसे बड़ा कार्निवोर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन खत्म? नहीं, सिंपल है ना। तो सेक्शन ए हमारा बायो वाला होता है, पता होगा आपको, ये सारा का सारा बायो का पार्ट चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट, अब आपके दर्शन रीजनिंग है, कुछ 2 क्वेश्चन दर्शन रीजनिंग के ऊपर है। एक बार जरा देखते हैं, दोनों ठीक होंगे तो क्या होगा, ए होगा, अगर एक्सप्लेन करेगा, नहीं करेगा तो बी होगा। ए ट्रू, आर फॉल्स, सी, ए फॉल्स, आर ट्रू, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल सच बात है, ह्यूमन फीमेल के पास परफेक्ट पेयर होता है। हाँ जी, रीजन क्या रहा है, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल। भाई जो मेल जो सेक्स क्रोमोसोम देता है उसी की वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है बच्चे का। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मेल के पास है ना XY क्रोमोसोम होता है। ये Y क्रोमोसोम जाएगा तब पता लगेगा कि बॉय है, X जाएगा तो होगा गर्ल। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। एक बार जरा बिकॉज लगा के पढ़ते हैं। हाँ जी, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन जायगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अब इमेजिन करो कि भाई यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में ना कोई लिंक नहीं हो पा रहा है।
या तो वो इसको एक्सप्लेन करता तो मुझे समझ आती बात, बट वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। इट मीन्स ये दोनों ठीक है बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, देयरफॉर इट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों के दोनों ठीक है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाँ जी, एक हार्मोन होता है जो एब्सिसिक एसिड होता है जो ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट ग्रोथ, रोकता है प्लांट में। बिल्कुल सच बात है। रीजन कह रहा है जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है वो ऑपोजिट है एब्सिसिक एसिड का। बिल्कुल ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट सच हो गई। एक बार जरा बिकॉज लगाए पड़े, द हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ इन प्लांट बिकॉज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एब्सिसिक एसिड। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सच बात है। और देखो ना भाई, ये रोकता है और वो कह रहा है ऑक्सीजन बिल्कुल अपोजिट है, तो इसी को तो कनेक्ट कर पा रहा है वो, तो मींस इसका आंसर होगा ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, स्टेट द एंजाइम या सॉल्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंड राइट देयर फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सलाइवा में क्या निकलता है? एंजाइम या सॉल्ट। भाई ये निकलता है सेलिवरी एमाइलेस। ठीक है, और सेलिवरी एमाइलेस करता क्या है? सेलिवरी एमाइलेस क्या करता है भाई? वो करता है स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च टू शुगर। क्लियर है? इसमें मैं आपको मेन वर्डिंग दे रहा हूं बट इतना छोटा आंसर लिख के नहीं आना एग्जाम में, मैं आपको वर्डिंग समझा रहा हूं जो मैं मेन वर्ड को यूज करना है। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है भाई? बाइल जूस में बाइल जूस क्या होता है? एंजाइम बाइल सॉल्ट निकलता है जो कि क्या करता है? जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या हुआ? बाइल सॉल्ट निकालता है, जो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल को क्या करता है? छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं स्टूडेंट टू अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, दोनों हम करेंगे। व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल? हाउ डज इट हेल्प इन बर्ड एंड मैमल? देखो हमारा जो हार्ट होता है ना, वो हार्ट के अंदर लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट होता है, जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? उसमें ना बीच में एक सेपरेशन होती है, डिवाइडिंग वॉल होती है। क्यों होती है डिवाइडिंग वॉल? तो लेफ्ट और राइट पार्ट अलग अलग क्या होता है? क्यों यूजफुल होता है? क्योंकि ये ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखने के लिए? सेपरेट रखने के लिए। पहला पॉइंट मैं आपको पॉइंटर दे रहा हूं, इसी से आंसर बना के लिखेंगे हम। ठीक है, दोनों ब्लड को अलग रखने के लिए। पॉइंट नंबर 2, ये उनमें ज्यादातर होता है जिनकी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा हाई होती है, जिनकी एनर्जी नीड्स बहुत हाई होती है भाई, जिनको मोर ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, मोर ऑक्सीजन चाहिए होता है टू मसल्स। तो मतलब यही फायदा है कि मैमल्स में हमारा लेफ्ट और राइट वाला पार्ट बिल्कुल हार्ट का अलग अलग होता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा और पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। तो आपको पूरा यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है कि कैसे भाई शुरुआत कहाँ से होती है, ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड जाता है किडनी के अंदर, और किडनी में क्या होता है? आपका नेफ्रॉन होता है। ठीक है, बेसिकली ना किडनी का काम क्या होता है? क्या फिल्टर करना? किडनी फिल्टर करती है आपकी बॉडी में, क्या फिल्टर करती है? फिल्टर आउट यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक तरह से ना जहर होता है हमारी बॉडी के लिए। ज्यादा निकलना, ज्यादा जमा होना बॉडी में सही नहीं होता, तो हमारी ब्लड से किडनी क्या करती है? इसको निकालती है, क्योंकि यहाँ पे ना फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, इनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या चीज करती है ये? सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट। क्या क्या याद है किया था क्लास में हमने? इन द इनिशियल फिल्ट्रेट क्या क्या भाई? सच एज सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड। क्लियर है? सेलेक्टिवली क्या करता है ये? रीएब्सॉर्ब करता है। और एब्सॉर्ब, इसके बाद आप एक्सप्लेन कर देना क्या पूछ रहा है आपसे? मैकेनिज्म पूछ रहा है यूरिन फॉर्मेशन का। भाई उसके बाद वो जाता है ग्लोमेरुलस में, आपका जो वो होता है क्या? नेफ्रॉन होता है, उसमें वो ग्लोमेरुलस में जाता है, बॉमेन कैप्सूल होती है हमारी, फिर यहाँ से वो जाके पूरा का पूरा यूरिन फॉर्म करता है और ये ट्यूब में आ रहा है। इस ट्यूब का नाम क्या होता है? यूरेटर। फिर यहाँ पे ये कनेक्ट होती है किससे? हाँ जी, यहाँ पे क्या होती है? ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पे वो फिल होता है और यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो बेसिकली हमने एक्सप्लेन करना था कि कैसे फॉर्म होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ये यूरिया यूरिक एसिड फिल्टर आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये मैंने बता दिया आपको, ये आपको हिंट लिखे हुए हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 12, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, मेटल, प्लास्टिक एंड ई वेस्ट इज डन एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस।
मेंशन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस। हाँ जी, तो भाई पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है अगर आप इन चीजों को रिसाइकिल करोगे, प्लास्टिक को फेंकोगे नहीं, आप उनको रिसाइकिल करने वाले हो, तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा भाई? इससे पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, एनर्जी सेव होगी और आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। नहीं, अगर आप प्लास्टिक नहीं फेंकोगे तो पॉल्यूशन होगा ही नहीं। कितना पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक से, इमेजिन करके देखो कभी, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ जी, तो भाई ये कंट्रोल किया जाता है बाय स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन आपका। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट ट्रेस द इवेंट विच अकर व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। भाई जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे ना, तो हमारे जो डायग्राम है ना, हाथ वाला डायग्राम, हमारे हाथों में कौन सा रिसेप्टर होता है? थर्मो रिसेप्टर, जो हीट सेंस करता है ना, थर्मो रिसेप्टर होता है। थर्मो रिसेप्टर में फिर क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से वो कहां जाएगा? वो मैसेज जाएगा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के पास जाएगा, जो कि वहां होती है किस साइड में? आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। रिले न्यूरॉन से फिर से वो मैसेज को वहीं से भेज देगा। कहां भेज देगा? मोटर न्यूरॉन के पास। और मोटर न्यूरॉन से क्या कनेक्ट होता है हमारा? इफेक्टर। इफेक्टर समझते हो? इफेक्टर मतलब हमारा मसल, हमारे हाथ के जो मसल्स होते हैं, और आपका हैंड क्या हो जाएगा? आपका हैंड पुल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको लिखना था इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, सी पार्ट कह रहे हैं मेंशन द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट एक्वायर इंफॉर्मेशन। भाई एक्वायर इंफॉर्मेशन, अगर आपको याद हो तो न्यूरॉन में डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन आती है, याद है? जो न्यूरॉन का सबसे टिप वाला पार्ट होता है, ये यहां पे इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है ना। एंड नेम द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल। तो हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, वो करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ठीक है। यहां से इंफॉर्मेशन आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में धीरे 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 आगे जाती है, फिर वो एंड में जाती है, फिर वहां पे बीच में गैप होता है, साइनैप्स जिसे कहते हैं हम, फिर अगला न्यूरॉन जुड़ा होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से मैसेज जाता है। तो ये आंसर होगा, नोट करो इसको, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भाई कि प्योर टॉल को मैंने क्रॉस करवाया प्योर ड्वार्फ से, जो प्लांट ऑब्टेन हुआ F1 जनरेशन में, ये सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया F2 में। मतलब प्योर टॉल था और प्योर शॉर्ट था। तो भाई प्योर टॉल प्योर शॉर्ट में हमने कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हुआ क्या? ये F1 जनरेशन आ गई मेरे पास। क्लियर है बात? अब वो कह रहे हैं इसके बाद इसको सेल्फ करवाया, तो क्रॉस करवाने से ये आया। तो अब अगर हम इसको सेल्फ करवाएंगे, सेल्फ मतलब इसी को उठाओ और इसी से करवाओ, तो ये होगा कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, ठीक है। तो मतलब ये आएगा आपके पास कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये बने कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े। व्हाट डू द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। ये सारे के सारे कैसे दिखेंगे? अगर कैपिटल टी डोमिनेंट रेट है, तो भाई सारे के सारे डोमिनेंट दिखेंगे ना, मतलब ऑल आर टॉल। ऑल आर टॉल कह रहे जस्टिफाई कर दो इस बात को। तो जस्टिफाई कैसे करोगे आप? भाई जस्टिफाई हम करेंगे क्या? अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी कैपिटल टी इज इनफ टू मेक प्लांट टॉल। इनफ टू मेक प्लांट टॉल। प्लांट को टॉल बनाने के लिए अकेली कैपिटल टी बहुत है। टू मेक इट शॉर्ट हमें दोनों स्मॉल चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू प्योर ड्वार्फ इन F2। प्योर टॉल ये रहा कैपिटल टी का, प्योर ड्वार्फ, तो क्या रेशियो हो गई इसकी बताना। तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा? इट इज 1:1। क्लियर है, तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हाँ जी 15 नंबर कह रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, इट्स मेन फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखा है। कह रहे हैं नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब माउथ के पास। भाई हमारे मुंह के अंदर कौन से ग्लैंड होते हैं? बक्कल कैविटी। एंड राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड इन विच द सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड एक्ट अपॉन। बक्कल कैविटी में होता है हमारा सेलिवरी एमाइलिस, सलाइवा निकलता है ना, सेलिवरी एमाइलिस। और सेलिवरी एमाइलिस क्या करता है? सेलिवरी एमाइलिस करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैं आपको मेन वर्डिंग दे रहा हूं, पूरा आप आंसर अपने आप बना के फॉर्म करके लिखोगे। मैं मेन वर्डिंग दे रहा हूं, जो टीचर वर्डिंग चेक करेगा इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट बी पार्ट देखना। दो ग्लैंड के ना स्फिंक्टर मसल होते हैं। स्फिंक्टर मसल का मीनिंग पता है क्या होता है? भाई रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग के जैसा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पेट में होता है हमारे, ये स्टमक में होता है। कहाँ लिखा हुआ है? वॉल ऑफ द ट्यूब एंड द अब्जॉर्ब फूड रीचेज द एवरी सेल ऑफ बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो हमारे ना एक तो एनस में होता है, हमारी बॉडी का जो एनस होता है
उसमें होता है, और है ना स्टमक में होता है भाई, जैसे स्टमक से खाना जाता है ना ऐसे लाइक दिस, तो यहाँ पे ना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब दो ग्लैंड जो हमसे पूछे गए हैं, कौन कौन से दो ग्लैंड, इनके नाम बता दो। तो एक तो स्टमक में होगा, ठीक है, और एक है ना एनस में होगा। तो इन दो ग्लैंड में आपको स्फिंक्टर मसल मिलेगी। क्लियर है? व्हाट हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड? अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड तो क्या होगा? तो भाई आपका स्टमक क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा किसके? HCl के। और अगर ऐसा होता है, तो क्या होता है? तो भाई HCl क्या कर सकता है? बर्न भी कर सकता है ना। अच्छा, अगर विलाई नहीं होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या होगा? विलाई क्या करता है? एब्जॉर्ब फूड को डाइजेस्ट करता है। तो भाई जो डाइजेस्टेड फूड है वो डू नॉट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा। और अगर एब्जॉर्ब नहीं आएगा तो मतलब आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से खाना पहुंच नहीं पाएगा अगर विलाई काम नहीं करेगी तो। क्लियर है? और पार्ट कह रहा है बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं होता। बिल्कुल सच बात है, बट फिर भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों है? क्योंकि भाई बाइल जूस है ना, क्या करता है? सबसे पहली बात, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। क्लियर है? बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। और दूसरा क्या करता है? दूसरा भाई बाइल जूस का नेचर होता है बेसिक इन नेचर। तो जो ऊपर से एसिडिक खाना आ रहा होता है ना, जो पेट से खाना जो एसिड में कन्वर्ट होकर नीचे नीचे आ रहा होता है, तो उसको बाइल जूस क्या करता है? लिवर से निकलता है बाइल जूस, उसको ना वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये काम होता है बाइल जूस का। क्लियर है? तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, 16 कह रहे हैं स्टूडेंट को ए या बी करना है। कह रहे हैं व्हाट इज रीजनरेशन? भाई रीजनरेशन होता है कि अगर मान लो ऑर्गेनिज्म समहाउ कट और ब्रोकन हो गया, ऑर्गेनिज्म अगर समहाउ क्या हो गया? समहाउ कट और ब्रोकन हो गया, टूट गया, तो होगा क्या? तो भाई वो जो पार्ट है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा? वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। कह रहे हैं एग्जांपल बता दो ऑर्गेनिज्म जो शो करता है। तो भाई इसका नाम हुआ प्लेनेरिया। हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ ये चीज, प्लेनेरिया हुआ इसका नाम। क्लियर है? कह रहे व्हाई डज रीजनरेशन नॉट अकर इन लेटर? भाई और एक बताओ जो नहीं करता। तो कौन नहीं करता? अमीबा नहीं करता, क्योंकि अमीबा क्या होता है? मैच्योर होने पे क्या होता है? दो डॉटर सेल फॉर्म करता है, कटने पे नहीं होता वो, ये कटने पे हो रहा है काम। समझ रहे हो? कह रहे रीजनरेशन क्यों नहीं होती लेटर में, मतलब अमीबा में क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई इसके पास है ना रीजनरेटिव सेल नहीं होते, दे डू नॉट हैव रीजनरेटिव सेल्स। जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं उनकी वजह से इनकी बॉडी में क्या होती है? रीजनरेशन होती है। जैसे मान लो अगर आपके बॉडी में हाथ काट दिया जाए तो हाथ से नया इंसान निकल जाएगा सेम टू सेम, हमारी बॉडी में होते ही नहीं है। वो ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हो वैसे यहाँ पे, नो डाउट, क्योंकि ऑर्गेनिज्म पूछा है उसने। दो एडवांटेज बताओ वेरिएट प्रोपगेशन के। भाई ये बोर्ड में कई बार आ रखा है, बहुत सिंपल है। पहली बात, हाँ जी, ये क्विक होता है और इजी होता है, क्विक एंड इजी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो टीचर चेक करने वाला है एग्जाम में वो ये है कि प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी, विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स can be produced by vegetative propagation, can be produced by it लिख दो, एक काम करो, ठीक है। और पार्ट कह रहे हैं नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फंक्शन। हाँ जी, कैरी स्पर्म, तो कैरी स्पर्म डक्ट, इसको हम कहते हैं वास डेफर्न्स, वी कॉल इट वास डेफर्न्स। क्लियर है? कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट निकालने वाले का नाम होता है टेस्टिस। टेस्टिस से क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है। हु सिक्रीशन मेक द ट्रांसपोर्ट स्पर्म इजियर? तो भाई सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? जो स्पर्म होता है ना वो बहुत ज्यादा थिक होता है, उसको ना क्या होता है? उसको सीमन में कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रास्ते में ना ये दो ग्लैंड होते हैं, एक होता है सेमिनल वेसिकल और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों क्या करते हैं? कोई ना एक रिलीज करते हैं लिक्विड पार्ट सा और उसको ना कन्वर्ट कर देते हैं वो किसमें? सीमन में। ठीक है। प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, भाई इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये क्या होता है? टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस के बाहर जो कवरिंग होती है पूरी, उसको स्क्रोटम कहते हैं, जिसकी वजह से ना जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? कम रहता है बॉडी से, तभी स्पर्म बन पाता है। स्पर्म नहीं तो फॉर्म ही नहीं होगा, अगर बॉडी टेम्परेचर पे रहेगा ना स्पर्म फॉर्म ही नहीं हो सकता कभी। क्लियर है?
हाँ जी, नेम एंड एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है कि है ना प्रेगनेंसी को रोकना। तो पहला मेथड हो गया आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड हो गया जैसे कि कॉन्डम, कॉन्डम को यूज करना। हाँ जी, और क्या हो गया, और हम केमिकल मेथड कह सकते हैं। केमिकल मेथड का मतलब क्या होगा कि भाई आप कोई ऐसी पिल खिला दो कि ना जिससे है ना एग रिलीज ना हो, उसे ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैरियर मेथड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कॉन्डम। क्लियर है। नंबर 3, और कौन सा मेथड हो सकता है भाई, और वो हो सकता है आपका सर्जरी हो सकता है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब क्या हुआ, वैस्केटोमी, ट्यूबेक्टोमी। मेल में क्या करेंगे, वाल्व फंस को कट करके टाई कर देंगे। फीमेल में क्या करेंगे, फीमेल में जो ओविडक्ट होती है उसको कट करके टाई कर देंगे। तो ये 3 तरीके हो गए, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, इसके बाद आपका ये आंसर है, इसको एक बार देख लेना, ये आंसर है बड़े वाले। ठीक है, नोट कर लेना इसको, यही लिखा हुआ है जब मैंने समझाया आपको, ये बी पार्ट का आंसर है। ठीक है, सर्जिकल मेथड, बास्केटोमी, ट्यूबेक्टोमी। अब सेक्शन बी शुरू होता है केमिस्ट्री का। तो पहला कह रहा है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, भाई जब पानी को हम अलग करेंगे तो H2 निकलेगा और O2 निकलेगा। क्लियर है, H2N O2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मुझे लगता है सब बच्चों के मार्क्स आए होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट 18 नंबर कह रहा है 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। हाँ जी, 4 स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड आर गिवन एंड एडुकेट। ठीक है, कह रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ। बिल्कुल सच बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, वो एसिड से भी मिलता है और वो बेस से मिलता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। सेकंड कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड HCl से मिलता है, भाई ये बात गलत हो गई, ये नहीं मिलता, ZNO मिलता है, क्योंकि ZNO और Al2O3 इन दोनों को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो दोनों से मिलता है, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो मतलब 1 और 3 हो गया। 1 और 3 का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। खत्म, इनको एम्फोटेरिक बोला जाता है क्योंकि। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, 19 नंबर कह रहे हैं राहुल ने स्पिल कर दिया मिल्क को पीएच पेपर पे और पेपर हल्का लाइट ग्रीन सा दिखाई दिया, बट व्हेन ही स्पिल द कर्ड ऑन द पीएच पेपर कलर चेंजेस टू ऑरेंज। क्यों भाई, उसके बाद लैक्टिक एसिड होता है ना, दही के पास कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, और वो इसको क्या बना देगा, वो इसको और ज्यादा एसिडिक बना देगा, है ना। दही में कौन सा एसिड होता है, और आपको पता है ना जो एसिड होगा वो क्या करता है, वो ब्लू टू रेड करता है, नहीं। तो इसने मिल्क गिराया पीएच पेपर पे और पेपर लाइट ग्रीन दिखा, बट व्हेन ही स्पिल्ड द कर्ड ऑन द पीएच पेपर द कलर फिर से ऑरेंज दिख गया। तो कलर चेंजेस टू ऑरेंज, दिस इज बिकॉज क्योंकि वो लैक्टिक एसिड होता है और वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर विच न्यूट्रलाइज द बिटरनेस। तो वो होता है टार्टरिक एसिड। देखो होता क्या है, बेकिंग सोडा में अगर आप टार्टरिक एसिड मिला दोगे तो भाई क्या होगा, इसका जो पीएच है ना वो खिसक के थोड़ा सा ना 10-11 के आसपास आ जाएगा, और है ना मतलब 9-10 के आसपास। तो इससे ना कड़वा कम हो जाएगा और इसी को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। तो टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, एक ऐसा एसिड जो हम खा सकते हैं, जो हम पी सकते हैं। क्लियर है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं हमारे टमाटो में, ये तो सीधा आपको याद होगा, इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। टमाटो में कौन सा एसिड मिलता है आपको, इट इज ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड प्लस BaCl2। तो होगा क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, Cl उठ के यहाँ पे आएगा, SO4 उठ के यहाँ पे आएगा, ये बनाएगा 2NaCl और प्लस BaSO4। और आपको पता है ये जो BaSO4 निकलता है ना, ये व्हाइट PPT निकलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर है। एक व्हाइट कलर का, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ एटम एक्सचेंज नहीं हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिल्कुल सच बात है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। मैंने अभी तो बोला प्रेसिपिटेट बना है, BaSO4 का बना है। और क्या कह रहे हैं, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। हाँ जी, इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो 2, 3 और 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है। एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है। 22। नेक्स्ट 23 कह रहे हैं सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक हाइड्रोकार्बन जिसमें ये दोनों मिलेंगे, इनमें से बताओ। तो बना लेते हैं ना, इसको क्या दिक्कत है। हाँ जी, देखो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, तो नाम कर लो इसका। ये लो क्या नाम है, चलो अब बता दो क्या नाम है इसका भाई। इसका नाम है प्रोप ट्रिपल बॉन्ड YNE, प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को YNE कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को ENE कहते हैं। क्लियर है। अब आपके आदर्शन रीजनिंग आते हैं, एक बार आदर्शन रीजनिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं अल्कीन यूजुअली शो एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल सच बात है, अल्कीन दिखाता है।
अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लो भाई बात गलत हो गई, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी ना होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ना, इन में तो डबल बॉन्ड होगा। तो भाई ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ए ट्रू होगा, ये सच बात है और ये गलत बात है ना। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड आयन प्रेजेंट। हाँ जी, सबसे पहले MgCl2 बनाना सीखते हैं और ये एग्जाम में कई बार आ रखा है। देखो मेटल और नॉन मेटल है। स्टेप नंबर 1 मेटल का मैंने कई बार याद कराया आपको, Mg और यहां लिखो Mg2+, ठीक है, उसकी स्टेबल फॉर्म। Cl यहां लिखो Cl1-, उसकी स्टेबल फॉर्म। अब होगा क्या भाई, Mg2+ बना कैसे होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले होंगे। Cl1- कब बना होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हुआ होगा। तो ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में आप क्या करोगे, Mg के बाहर 2 डॉट लगाओगे, Cl के बाहर 7 क्रॉस लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक डॉट को यहां लेके जाओगे, एक डॉट को यहां लेके जाओगे, ये बनेगा Mg पे 2+, हाँ जी, और ये बनेगा Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 1-, तो ये बनेगा MgCl2। क्लियर है, प्रॉपर पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये बना के आओगे तो। राइट द नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म, कैटायन एनायन बताना है आपको। तो कैटायन हो गया आपका Mg2+, कैटायन प्लस वाला होता है, और Cl- ये एनायन हो गया, ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। क्लियर है, तो ये था 25 का आंसर। तीनों स्टेप करके आना है मैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक। बिल्कुल सच बात है। कह रहे कैथोड और एनोड पे क्या लेंगे। अब देखो आपको थोड़ा सा भी डायग्राम याद है ना, तो एनोड मड बनती थी, तो एनोड मड तो जब बनेगी ना, जब एनोड मड मिट्टी होगी, तो मतलब एनोड इम्प्योर होगा, बस ऐसे याद रख लो। लेबलिंग में एनोड मड आया, एनोड मतलब इम्प्योर मेटल, तो ये हो गया आपका इम्प्योर मेटल लेंगे हम, हाँ जी। और कैथोड होगा आपका, ये हम लेंगे प्योर मेटल। बात समझ आती है। रिफाइनिंग याद है, एक इम्प्योर होता था और एक प्योर होता था, फिर हम एक बैटरी लगाते थे, है ना, फिर बैटरी लगाते थे और ऑन ऑफ का बटन लगाते थे, ये एनोड हुआ, यहाँ पे एनोड मड बनता था, है ना, रिफाइनिंग कहते हैं इसको। ये बता दिया मैंने आपको। सेकंड पार्ट, नेम द सॉल्यूशन यूज इलेक्ट्रोलाइटिक। तो भाई इसको हम मेटल सल्फेट दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहते हैं, इट इज CuSO4, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिया रहता ना, ब्लू कलर का लिया रहता है, इट इज कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड। थर्ड पार्ट, हाउ कॉपर गेट रिफाइंड बाय द अबव प्रोसेस। कॉपर को रिफाइन कैसे किया जाता है, आपको पूरा प्रोसेस समझाना है इसमें, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस वाले को मैंने बताया ना हम एनोड कहते हैं, माइनस वाले को हम क्या कहते हैं, माइनस वाले को हम कैथोड कहते हैं। तो जैसे हम बटन ऑन करेंगे, तीन स्टेप होंगे। स्टेप नंबर वन, ये जो CuSO4 है ये टूटेगा 2 में, क्या, एक टूटेगा Cu2+ में और टूटेगा SO4 2- में, और ये जो Cu2+ है ये इसके पास जाके, जो कि ये तो इम्प्योर था, है ना, और ये था प्योर था, ये यहाँ पे जाके चिपकना शुरू हो जाएगा। क्या, कौन से वाला, जो कॉपर सल्फेट का Cu है। तो भाई अगर यहाँ पे Cu चिपकना शुरू हो गया, इट मीन्स इस सॉल्यूशन में Cu की कमी हो गई, उस कमी को पूरा कौन करेगा, ये करेगा। समझ आ रही है बात भाई, इसका जो CuSO4 का Cu है वो यहाँ चिपकेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जो हमने कॉपर सल्फेट लिया है, जो इम्प्योरिटी मिक्स होने वाली थी वो मिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, इम्प्योरिटी मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटी मिक्स नहीं बन पाएगी वो नीचे जाके एनोड मड का सहारा ले लेगी, मतलब वो नीचे जाके ऐसे मिट्टी बन जाएगी, वो मिट्टी होगी जो मिक्स नहीं हो पाएगी। तो जो मिट्टी मिक्स नहीं हो पाएगी वो नीचे जाके क्या बन जाएगी, वो एनोड मड बन जाएगी। तो ये है इसका आंसर। क्लियर है। हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, नेम द प्रोसेस। भाई देखो मेरी बात सुनो, जिंक है ना, हमेशा जब भी मिलता है तो जिंक है ना, या तो इसके साथ ZnS लगा हुआ मिलेगा या ZnCO3 लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद आ रहा है कोई रिएक्शन, हाँ जी, ये हो गया रोस्टिंग, ये हो गया कैल्सिनेशन, ये बनाएगा ZnO प्लस SO2, CO3 से CO2 बनता था, ZnO प्लस CO2 बन गया, अपने रिएक्शन बन गया। कह रहे नेम द प्रोसेस, तो इसको मैंने बताया ना, इसको हम कहते हैं रोस्टिंग, इसको बोला जाता है रोस्टिंग, और इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। क्लियर है, हाँ जी। नेम द प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन।
अक्कर ड्यूरिंग दिस। तो पहले जिंक को पहले एक्सट्रैक्ट तो करके दिखाओ, आपको ZnO मिला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, कार्बन अपने पास बुला लेगा, आजा बेटा, ये बनाएगा Zn+Co, तो आपको आपका प्योर मेटल मिल गया। ये रिएक्शन ये होती है मीडियम रिएक्टिव वाली, यार है मीडियम के साथ हमेशा दो चीजें जुड़ी हुई मिलती है, सल्फाइड और कार्बोनेट और, तो वही आंसर है इसका। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन विच चेंज हो रहा है। भाई तो चेंज इन कलर, तो आप ये लिख सकते हो सबसे फेमस रिएक्शन Fe + CuSO4 होगा क्या, इट विल फॉर्म FeSO4 + Cu। कलर बोल रहा है, कलर मेंशन करने के लिए बोल रहा है तो कर देना। ये क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, और ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, बात खत्म। टेम्परेचर का सबसे फेमस रिएक्शन CaO, अगर हम क्विक लाइम लेंगे और पानी मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये इट विल फॉर्म स्लेट लाइम, और क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी। क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अभी किया था हमने, याद है, Na2SO4 + BaCl2 क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl + BaSO4, और जो प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का वो क्या बनेगा, वो BaSO4 का बनेगा। और क्या पूछ रहा है, मेंशन द कलर चेंज, बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया, अलॉन्ग विद प्रेस रिएक्शन सब बता दिया। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट। तो दिस इज 27। अच्छा, इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम टू सेम होंगे, कलर चेंज का और भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 28 कह रहे इन द डायग्राम गिवन बिलो, आपको ये डायग्राम दे रखा है, ब्राइन जा रहा है यहाँ से, सबसे बड़ा हिंट तो ब्राइन ही है आपके पास। ब्राइन मतलब आपने नमक लिया, नमक में पानी मिलाया, और इस चीज को ब्राइन कहते हैं। अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, इस रिएक्शन का नाम लिख लेना, इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों भाई, क्योंकि इसमें ना क्लोरीन भी मिलता है, और इसमें ना एल्कली मतलब NaOH भी मिलता है, और पॉपसॉन वाली गैस तो मिलती है। अब जरा क्वेश्चन पढ़े, कह रहे कि ना एक Z निकला अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ टू गैस X एंड Y। ठीक है, एक बर्निंग मैट्रिक लाए हम Y के पास, तो पॉप साउंड निकला, तो Y में पॉप साउंड निकला, तो मतलब ये हो गया हमारा Y। लो ये पहचान में आ गया। X कह रहा है डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, तो क्लोरीन होगा ना, सॉरी पॉप साउंड तो ये हो गया ना, सॉरी ये Y हो गया और ये X हो गया। लो आगे कह रहा है X इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना A बना। ठीक है, मतलब जब मैंने स्लेट लाइम में डाला X को, तो CaOH होल ट्वाइस को जब मैंने क्लोरीन में डाला, याद है रिएक्शन नहीं है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर बनता था, ये बनेगा CaOCl2 + H2O। लो बन गया, A बना, A, इसका नाम है A नाम A नहीं, तो ये रहा। अच्छा पूछ के रही, अच्छा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, बट इसको नोट कर लेना क्योंकि इन्हीं में से आंसर मिलेगा आपको, देखो आगे। ठीक है, हाँ जी, तो पूछ क्या रहे, तो पूछ लेते, राइट द नेम ऑफ X एंड Y मैंने बता ही दिया था, क्लोरीन और हाइड्रोजन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, यही बता दिया मैंने आपको। व्हाट इज द नेम गिवन टू, भाई नाम ही बता दिया मैंने आपको, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी मिल रहा है और एल्कली भी मिल रहा है। और पार्ट, राइट टू यूजेस ऑफ ईच X एंड Y, हाँ जी X और Y याद है, X क्या था, Y था आपका बर्निंग मैस्टिक, भाई Y थी हाइड्रोजन गैस, Y क्या थी, ये हाइड्रोजन गैस थी, और एक क्लोरीन था। कह रहे इनके यूज बता दो, तो भाई ये HCl बनाने के काम आता है, रॉकेट फ्यूल में काम आता है, पूरी लिस्ट हमारी नोट्स में दी हुई है। Cl2 का काम आता है, Cl2 डिसइंफेक्ट करने का काम आता है, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, और किस काम आता है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का काम आता है। क्लियर है, तो ये हो गया इसका, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, अब कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जो प्रिजर्वेटिव में काम आता है, अचार में, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो भाई इससे मैं आराम से डिकोड कर सकता हूँ कि A क्या होगा। A होगा आपका CH3COOH, पता है कैसे कर सकता हूँ डिकोड, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे O2 दिखाई दे रहा है, O2 भाई A की फंक्शनल ग्रुप में आता है, वो आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बन भी दो है, कार्बन दो मतलब मेथ और एथ, तो इथेनोइक एसिड हो गया। नहीं, कह रहे कंपाउंड रिएक्ट करता है इथेनॉल में, तो करवा लो, मतलब इसको मैं इथेनॉल से मिलाता हूँ, CH3CH2OH से मिलाता हूँ, ये A है अपना, और भाई ऑब्वियसली याद है क्या बनता था एसिड कैटलिस्ट पे, तो ये पानी निकालेगा तो ये एस्टर बनेगा, तो ये बनेगा CH3COOCH2CH3 प्लस पानी बनेगा, तो ये बना, क्या बना, ये B बना, यही तो कह रहे कंपाउंड B बना। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, लो कर दिया आइडेंटिफाई, ये रहा एसिटिक एसिड हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन में इथेनॉल टू फॉर्म B, लो ये भी बना दी, ये रिएक्शन। तीसरा कह रहे हैं हाउ कैन यू गेट, ए नहीं है ये इथेनॉल है, कह रहे हैं मुझे फिर से इथेनॉल कैसे मिलेगा फ्रॉम B, B से इथेनॉल कैसे मिलेगा,
इस रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, आपने एस्टर में ना बेस डालना है, बात खत्म हो गई। एस्टर में बेस डालोगे तो भाई ये आपका एसीटेट आयन होता है, तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस CH3CH2OH। तो फिर से दिख रहा है आपको, बी से फिर से आपको क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया ना, इथेनॉल मिल गया फिर से भी। तो वही तो कह रहा है वो बी से कैसे मिलेगा जब मैं NaOH डालूंगा। डी पार्ट कह रहे हैं नेम द प्रोसेस एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन तो लिख दी मैंने। इस प्रोसेस का नाम होता है एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर बनता है। देखो हो सकता है दो दूसरे नाम का पूछ रहा हूँ, तो आप दोनों लिख देना एस्टरिफिकेशन। एंड इस रिएक्शन का नाम पता है क्या होता है, इससे साबुन बनता है, वो साबुन है, इसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। क्लियर है, वी कॉल इट सपोनिफिकेशन। हाँ जी, नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। मैंने ए को वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करवाना है। ए का है हमारा, ए वो रहा, तो CH3COOH को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ Na2CO3 से, तो बस कौन सी गैस निकलेगी, गैस पूछ रहे हैं। हाँ जी, अरे तो वैसे ही बता सकते हैं हम, CO3 से कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है, खत्म हो गया आंसर। लो बताऊं कैसे बनेगा, ये बनेगा CH3COONA CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, तो CO2 गैस निकलेगी। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल। इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो ये होता है अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल दैट इज OH ग्रुप। इथेनॉइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ मतलब COOH। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड। किन का कंपाउंड भाई, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। लो बना दो, ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। लो ये बन गया इथेनॉल का स्ट्रक्चर। इथेनॉल का, इसका इथेनॉल एसिड का बना दो, तो ये बन गया इथेनॉल एसिड का। COOH होता है इसमें डबल OH। ठीक है, ये बन गया इथेनॉल एसिड का। लो आ गया आंसर। क्लियर है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सोप। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, सोप क्या होते हैं, सोप के ना दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एंड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड, देखो नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और आपको पता है फिलिक का मतलब होता है लव, तो इसको पानी से बहुत प्यार है, वाटर लविंग। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, फियर, तो इसको पानी का डर है। आपको पता है जो डर्ट होती है ना हमारी, जो कपड़ों पे लगती है, कहीं भी लगती है, वो 99% ऑयली इन नेचर होती है। तो ऑयली होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कपड़े को पानी में डालूंगा तो साफ तो होगा नहीं, तो मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो ऑयल को मतलब डर्ट को मिक्स करे, किस में, पानी में। आपको पता है पानी में ऑयल मिक्स होता ही नहीं है, तो उसके लिए बनाए साबुन। उसके दोनों एंड होते हैं, तो एक तरफ से वो पानी को पकड़ेगा और एक तरफ से वो ऑयल को पकड़ेगा और एक स्ट्रक्चर बना लेगा पकड़ के। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल। हाँ जी, वी कॉल इट, क्या बोलते हैं इसको, मिसेल, जिसमें ना बीच में वो ऑयल ड्रॉपलेट को पकड़ लेता है। बीच में क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट होती है और यहाँ पे होता है Na+ आयन। ठीक है, तो दोनों के दोनों एंड काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिसेल। बीच में कौन सा एंड होता है आपसे पूछे तो, हाँ जी वाटर का डर है, तो बीच में हाइड्रोफोबिक एंड होता है। और ये वाला एंड कौन सा है, ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। और सरफेस पे ना इनको ले आता है और जब हम इसको कपड़ों को एजिटेट करते हैं तो क्या होता है, आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। एजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द क्लोथ्स। क्लियर है, डिटर्जेंट और प्रेफर ओवर सोप। हाँ जी, डिटर्जेंट ही प्रेफर किए होते हैं सोप से, क्योंकि भाई साबुन ना हार्ड वाटर में काम नहीं करते, और डिटर्जेंट ना चाहे आप हार्ड वाटर ले लो चाहे आप सॉफ्ट वाटर ले लो, दोनों में परफेक्टली काम करेगा। यही वजह है डिटर्जेंट प्रेफर होते हैं सोप के। भाई ये क्या करेगा, अगर हार्ड वाटर काम नहीं करेगा तो ये बना लेगा स्कम, स्कम फॉर्म कर लेगा। स्कम समझते हो, जो आपके बाथरूम में जो गंदगी सी लग जाती है ना साइडों में, उसको स्कम कहते हैं। ये नहीं बनाता, डिटर्जेंट प्रॉपर तरीके से काम करेगा, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो। तो यही वजह है डिटर्जेंट हमेशा प्रेफर होता है इसके लिए। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कह रहे हैं चूज करे ऑप्शन फ्रॉम दिस एस स्काई ब्लू। कह रहे हैं एज सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू की वो ज्यादा स्कैटर होती है देन अदर कलर। बिल्कुल सच बात है ये, है ना। आगे देखो, स्काई पे ब्लू बिकॉज ऑल कलर स्कैटर इक्वली, तो बात ही गलत हो गई, इक्वली नहीं होता। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड एंड ऑरेंज।
स्कैटरिंग मोर, भाई अगर रेड ऑरेंज तो कभी स्कैटर कर ही नहीं सकता, रेड की तो वेवलेंथ ज्यादा होती है, नहीं। द एटमोस्फेयर कंटेन ब्लू कलर, ऐसा कुछ नहीं है, बात खत्म। तो ए आ गया 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, ये बोर्ड में आया था लास्ट ईयर, ये भी कह रहा है मैंने है ना आर के 3 टुकड़े करे, भाई ये मान लो इसका रेशन आ रहा है, इसके 3 इक्वल टुकड़े करे मैंने, तो ये हुआ r/3, ये भी हुआ r/3 और ये भी हुआ r/3, ठीक है। कह रहे हैं मैंने इनको ना पैरेलल में लगाया, लगाऊं पैरेलल में, देखो ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, तो ये हुआ r/3 r/3 r/3। कह रहा है जो इनका नेट आर है ना, जो इनका नेट आर है वो है आपका r' है, तो आपसे कह रहा है मुझे r/r' बता दो, सीधी बात, ठीक है। निकालना शुरू करें, क्या कहता है, तो ये होगा 1/r' इज इक्वल टू 1/r/3 प्लस 1/r/3 प्लस 1/r/3। आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो ये होगा 1/r' इज इक्वल टू 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, r आएगा, 3 3 3 9 हो गया, तो इस r को ऊपर ले जाओगे तो ये होगा r/r', कितना होगा, आंसर इज 9, तो 9 होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बच्चे, पता नहीं क्यों डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। नेक्स्ट 32, व्हेन सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन। ये बात गलत हो गई, पता है कैसे, देखो ध्यान से सुनो, हमारी जो आई होती है ना, आई हमारी जो आंख होती है भाई, अब जैसे मान लो ये हमारी आई है, तो क्या होता है हमारे यहाँ पे लेंस होता है। अगर मान लो या तो ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है तो आपका लेंस है ना आराम से उसको देख लेगा, बिल्कुल पतला रहेगा। बट अगर आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे ना, आप और पास ले आओगे, तो आपको पता है ना हमारी जो आंखों का होता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे ना एक मसल्स होती है जो इनको पकड़े हुए होती है, इनको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। तो क्या होता है ये ना इस तरह से काम करती है, जैसे अगर मान लो और पास लेके जाओगे तो इसको और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब इस लेंस को और मोटा बना देगा वो। तो भाई वो यही तो कह रहा है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आई लेंस थिन होगा, उल्टा नहीं बोल रहा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस पर पुश लगेगा तो ये और ज्यादा मोटा हो जाएगा, समझ रहे हो। और यही खास चीज है हमारे आंख की, हमारे आंखों में जो लेंस लगा होता है ना, वो ऐसा लेंस होता है जो है ना मोटा और पतला होता रहता है, दैट इज अपनी फोकल लेंथ बदलता रहता है। मार्केट में लेंस मिलेगा ही नहीं, तो हमारी आंखों में होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए फॉल्स हो गया और आर हमारा ट्रू है, तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हो गया 33, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसे कहते हैं जब लाइट डायरेक्टली वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब लाइट एयर से मीडियम में जाती है, तो इसका आंसर होगा व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम। जब वैक्यूम से किसी मीडियम में जाएगी तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन कह रहा है बी पार्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन और केरोसिन का दे रखा है, मतलब ईटा बी दिया हुआ है, बेंजीन का 1.50 और ईटा के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.44। कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, ये वाला फॉर्मूला हमने क्लास में किया था, ये एब्सोल्यूट दिया है तभी मैंने कुछ नहीं लिखा इसके अलावा। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बी के का ये होता है ईटा बी अपॉन ईटा के, बात खत्म। अच्छा देखो दोनों फॉर्मूले लिख लेना, मैं पेपर में काम आ सकते हैं। अगर वी की टर्म में पूछेगा ना ये, तो वी के बाय वी बी होता है, याद है उल्टा होता था, बट इसने ईटा पूछा है, तो ईटा बी कितना है मेरे पास, ये है 1.50 और ये है 1.44। अब इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट से पॉइंट काट दो, बात ही खत्म करो। तो ये आ गया 2 पे गया 72, 2 पे गया 75, तो 75 अपॉन 72 1 पॉइंट, हाँ जी, तो ये 0 लगा, नहीं गया 0 लगा, फिर उसके बाद 0 लगा, 7 3 7 4 28 4, तो 1.04 आ गया अप्रॉक्स, 1.04 आंसर आ चुका है इसका। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, क्लियर है। नेक्स्ट 34, शो हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 जिससे आपको 9 मिले, क्या मिले, नेट आर आपको 9 मिले। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, एक 6 को ऊपर की तरफ लगा दो और एक 6 को नीचे की तरफ लगा दो, देखो मिल जाएगा। आप एक बार निकाल के देख लो नेट आर। इसका अगर आप नेट आर निकालोगे तो 1/6 प्लस 1/6 क्या होगा,
1/RA बोल दूं तो ये होगा 1/6 प्लस 1/6, तो ये होगा 2/6, है ना। 1/3 तो RA आ गया आपके पास 3 ओम, ठीक है। तो इसका नेट आर आ गया 3 और इसका नेट आर आ गया 6, तो 3 और 6 कितना हो गया, 9 ओम आ गया। तो कब निकला, व्हेन 6 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद सीरीज ऑफ 6 ओम। कह रहा है गिव रीजन कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्ट इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन अलॉय, क्योंकि ना उनका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एट हाई टेम्परेचर वो मेल्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब भी वो डू नॉट मेल्ट नहीं करते। अगर उसकी जगह अगर आप कोई लोहा लगा लोगे, कोई मेटल लगा लोगे ना, वो पिघल जाएगा और ख़त्म कर देगा उसको। टंगस्टन कह रहा है एक्सक्लूसिवली फिलामेंट में ही काम आता है लैंप के। जो लैंप होता है उसका जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का ना मेल्टिंग पॉइंट पता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने टेम्परेचर के बाद भी नहीं पिघलता वो। जस्ट इमेजिन, मान लो अगर हमने टंगस्टन, समझते हो फिलामेंट क्या होता है? हाँ जी, पहले के टाइम पे ना बल्ब आते थे, आजकल तो एलईडी आते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का बनाते हैं वो। तो टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि इतना टेम्परेचर के बाद भी वो पिघलता नहीं है, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप यहाँ पे लोहा लगा दोगे तो बीच से ही टूट जाएगा। जब हम छोटे थे ना तब ये बल्ब चलते थे, मैंने कभी नोटिस नहीं करा कि ये खराब हुआ हो, बस ये साइड से ना हट जाता था तो बल्ब खराब हो जाता था, बट कभी भी पिघलता नहीं था ये इतना करंट जाने के बाद भी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसको नोट करो, हम आगे चलते। 34 आंसर रहेंगे। 35 कह रहा है मुझे बताओ इस बीमारी का नाम। इसका नाम बताओ। देखो इसी से पता लगता है बीमारी का नाम, कॉन्वेक्स लेंस, बात खत्म। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। डिफेक्ट का नाम क्या हुआ? इट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हुआ। कह रहे स्टेट कर दो व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू डिटेक्ट। कौन सा चश्मा पहना है भाई इसने? ये पहना है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। ये लिख देना, सूटेबल पावर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, ऑफ सूटेबल पावर। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल रे डायग्राम दैट शो द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। करेक्शन होने से पहले, अभी तो करेक्ट हो गया ना, करेक्शन होने से पहले आप इसकी आंख को कैसे बनाओगे भाई? करेक्शन होने से पहले आप क्या करोगे? आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे यहाँ से, इसको ऐसे लेके जाओगे और इन दोनों की दोनों रेस को आप यहाँ लाओगे और इनको ना पीछे मिलाने वाले हो, क्योंकि ना हाइपरमेट्रोपिया है ना, तो इसमें क्या होता है आंख के पीछे रेज मिलती है, तो ये इसकी करेक्शन होगी। एरो बना लेना एन और एन डैश करके, एरो बना लेना, एरो ऐसे कि पीछे मिली। तो बिफोर करेक्शन पूछा है आपसे, करेक्ट होने से पहले ये थी इसकी बीमारी, हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहते हैं। ठीक है, मायोपिया होता तो पहले मिलता। नेक्स्ट 36 कह रहे हैं इन अवर हाउस एसी इलेक्ट्रिक पावर आती है 220 में, इलेक्ट्रिक केबल आती है 3 वायर विद इंसुलेशन होती है, 3 तरह की तारें मिलती है हमारे घरों में, लाल रंग की, काले रंग की और हरे रंग की। कह रहे बताओ इनमें डिफरेंस, व्हाट आर दीज डिफरेंट वायर्स कॉल्ड, इनको बोलते क्या है? तो लाल रंग की वायर को हम कहते हैं लाइव वायर, ठीक है, काले रंग की वायर को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, और तीसरा ग्रीन में यही लिख दूं, ग्रीन यहाँ लिख देता हूं, हरे रंग की वायर को हम कहते हैं अर्थ वायर। लो हो गई बात। अच्छा, नेम देम कलर वाइज, इनको कलर वाइज बताओ। ठीक है, कलर वाइज के अकॉर्डिंग हमने बता दिया, न्यूट्रल वायर। नेक्स्ट बी पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लैक वायर। इन दोनों के बीच में कितना वी होता है? तो इन दोनों के बीच में जो टोटल वी होता है हमारा, वो होता है 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो वी आता है वो आता है 220 वोल्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन। जो हरा इंसुलेशन है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटेलिक बॉडी। मान लो आप है ना फ्रिज को हाथ लगा रखे हो, आपकी कोई मेटल बॉडी का ऑब्जेक्ट है, आप इलेक्ट्रिक आयरन चला रहे हो, पीछे से एकदम से क्या हुआ, करंट ज्यादा आ गया, तो है ना भाई आपको करंट लगने के चांस होते हैं, क्योंकि भाई मान लो अर्थिंग नहीं कर रखी है आपने, तो होगा क्या? रोल क्या होता है इंसुलेशन का, ग्रीन वायर का। तो भाई ग्रीन वायर क्या करती है, ये एक तरह की अर्थ वायर होती है, और ये है ना हमारे घर में एक तरह का ना एक प्रोटेक्टिव मेजर होता है, प्रोटेक्टिव मेजर होता है जो क्या करता है, आपको है ना इलेक्ट्रिक शॉक से सेव करता है, सेव फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। कैसे बचाता है भाई? कैसे बचाता है? क्योंकि ये है ना एक्सेस करंट को, किसको? एक्सेस आई लिख दो, करंट को, एक्सेस करंट को कहाँ भेज देता है ये अर्थ के पास भेज देता है, अर्थिंग कर देता है ना इसको, और सीधा का सीधा करंट आपको, आप बच जाते हो इलेक्ट्रिक शॉक से। अगर कोई मेटल बॉडी का ऑब्जेक्ट चलाते हो, हमेशा नोटिस करना उसमें 3 तारें लगी होती है ऑलवेज। ठीक है, तो दिस इज 36 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 37 कह रहे ड्रॉ द डायग्राम टू शो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। तो भाई पहले पार्ट का आंसर आएगा, बार मैग्नेट बनाओगे नॉर्थ साउथ
एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन, एक लाइन, दो लाइन और तीसरी लाइन। यहाँ से लाइनें निकाल दो और यहाँ पे लाइनें एंटर करा दो। लो हो गया। लाइनें हमेशा जाती हैं फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे एग्जिट एंटर करेगी। क्लियर है? तो पहला तो बन गया। कह रहे टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो भाई ये भी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी और ये भी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, तो वो दो नॉर्थ पोल नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो इसका आंसर यही लिखने वाले हैं, बी का। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there would be two north pole which is not, जो कि पॉसिबल नहीं है, which is not possible। क्लियर है? सी पार्ट कह रहा है हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, तो जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल दे तो याद रखना हमेशा आपको ऐसे दिखानी है उसको, ये उसमें होती है सोलेनॉइड में। क्लियर है? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट 38 कह रहे होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड डायरेक्ट टुवर्ड्स अ लाइट। कह रहे अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिखा रखा है। ये केस याद है, इन्फिनिटी से आई, एफ से निकली, इन्फिनिटी एफ, इन्फिनिटी एफ। अब क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में चलते पहले। कह रहे लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन बता दो मुझे भाई। तो इसकी एक एप्लीकेशन होती है सोलर कुकर में काम आता है, सोलर कुकर में काम आता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में भी यही कॉनकेव मिरर लगा होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। समझ रहे हो बात? वो कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 15 है। कह रहा है मुझे बता दो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। भाई अगर ये 15 है तो ये इसका डबल नहीं होगा, यस और नो? हमेशा इसका डबल होता है ना। तो इट इज 30 सेंटीमीटर। इसको आंसर भी लिख देना, क्यों? क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है 2f। नेक्स्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन p एंड f, पोल और फोकस के बीच में। भाई क्या बनेगा वो ध्यान से देखो। आपने कॉनकेव मिरर बनाना है, नहीं आपने कॉनकेव मिरर बनाना है, बट हम बेटर रहेगा कि हम राइट साइड पे क्या करेंगे, पॉलिश, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। नहीं, ये P, ये F और ये C, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया। तो रूल क्या कहता था, पहली गई F से निकल गई और दूसरी P से निकली। ये आपको ऐसे याद है वाला, ये वाला आपका डेंटिस्ट केस है। पीछे इसको डॉटेड लाइन से मिला दो, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, A डैश और B डैश, A डैश और B डैश, ये हो गया A और B। लो हो गया? नहीं, ये बन गया आपका, हो गया थर्ड। इसका B पार्ट, हाँ जी, तो बी पार्ट कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर साइज का है, सॉरी, ये रखा गया 100 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगर उसकी इमेज फॉर्म करेगी एट द सेम पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो बता दो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, 50 होगी भाई। याद है एट सी वाला केस, कह रहे जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन रही है। तो कह रहे मुझे बता दो कि इनके ऑब्जेक्ट का रखा होगा फोकल लेंथ कितनी होगी और मैग्निफिकेशन बता दो। तो एक काम करते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो थोड़ी ना सीधा लिख के आओगे, हमें सॉल्व करना है। देखते सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। कह रहे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, मैं बोल दूं HO हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये रखा गया है 100 पे, तो U कितना है मेरे पास, U है -100 सेंटीमीटर। बात समझ आती है? कॉनकेव मिरर, इसकी जो इमेज है फॉर्म कर रही है सेम पॉइंट पे, तो मतलब V भी कितना है मेरे पास, V भी -100 है। अब बोलोगे सर माइनस क्यों ले रहे हो, बिकॉज ये नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव इंसान, कॉनकेव इज नेगेटिव इंसान। नहीं, कह रहे फोकल लेंथ निकाल दो, F निकाल दो, M निकाल दो, बात खत्म। F निकाल दो और M निकाल दो, निकाल दो। फॉर्मूले तो लगाना है मिरर का, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो -1/100 प्लस 1/-100 इज इक्वल टू 1/F। मैंने बोला था ना 50 आएगी, -1/100 -1/100 1/F, एलसीएम आ गया 100, -1 -1 1/F, तो ये आ गया आपके पास -2/100 1/F, तो ये आ गया 50। तो F कितना आ गया आपके पास, F आ गया -50 सेंटीमीटर। बात समझ आती है? F आ चुका है, कह रहे M निकाल दो मुझे। तो M का फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, ये होता है -V/U, तो -V कितना है मेरे पास, V है -100
और u कितना है, u है आपके -100, ठीक है। ये गया तो ये आ गया -1, और वैसे ही -1 ही होगी क्योंकि माइनस का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड और 1 का मतलब होता है सेम साइज। तो देखते ही पता लग गया था। देखो ये सब कुछ देख के पता कैसे चलता, आपको लगेगा कि सर को तो रटा पड़ा है, सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप रे डायग्राम अच्छे से करो। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही ना कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज बन गई, इट मीन्स आपके रे डायग्राम में कमी है। और लाइट चैप्टर को अब बिना रे डायग्राम के करोगे ना तो कभी नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। रे डायग्राम रट लो अच्छी तरह से, आपको सब पता होना चाहिए, देखते ही पता लग जाए, देखते ही पता लगे कौन सा केस है, तब मजा आएगा करने का। नहीं तो इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे राइट द रिलेशन लिख दो मुझे बिटवीन आर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। लो भाई लिख दो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लो लिख दिया रिलेशन। कह रहे हाँ एंड हेंस डराइव द एसेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कह रहे ड्राइव करके दिखाओ मुझे रेजिस्टिविटी की, लिख के मैं बताओ, ड्राइव करके दिखाओ। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये होगा आर इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होती है मीटर, तो रो हो गया, एम से एम गया तो ये आ गया ओम मीटर। लो आ गए, इट इज ओम मीटर। बी पार्ट, हाँ जी बी पार्ट यहां करते हैं। कह रहा रेजिस्टेंस दे रखा है, लेंथ दे रखी है 3 मीटर, रेजिस्टेंस 60 ओम, एरिया दिया हुआ है। कह रहा मुझे रेजिस्टिविटी बता दो, रेजिस्टिविटी बता दो जरा। फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालूं तो ये होगा आर इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। आर कितना है मेरे पास, आर है 60, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ये रहा 4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन एल कितना दिया हुआ है, एल है आपके पास 3। ठीक है, सब कुछ अपनी एसआई यूनिट के अंदर है, चेक कर लेना, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 20, 24 का कितना हो गया 80। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कितना सिंपल हो गया ना, 80 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। आंसर आ चुका है आपका। लो नहीं, सी पार्ट कह रहा है मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगा। तो ये तो मजाक कर रहा है आपके साथ, ये मजाक कर रहा है, और जिन बच्चों के साथ मजाक हुआ होगा वो लोग लिख भी आए होंगे आंसर। पता है क्या होगा, द आंसर इज नो इफेक्ट। आप मुझे कमेंट में बताओ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पता है क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टिविटी से ना वायर को मोड़ो तोड़ो, एरिया को मोटा करो, रेजिस्टिविटी फर्क ही नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी फर्क पड़ता है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल से। क्लियर है, तो जान के क्वेश्चन डाला गया ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे, ये वाला। ठीक है, तो इसको नोट करो, हम नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, ओम्स लॉ, इसको जरा नोट करो। हाँ जी, कह रहे स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ अ लेबल ग्राफ बिटवीन वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ बनाना है। ओम्स लॉ कहता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट कंडीशन सुन लेना, कीपिंग टेम्परेचर सेम। तो स्टेटमेंट बना है इससे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट की प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स दी सेम। कह रहे हैं मुझे वी आई ग्राफ बना दो। हाँ जी, तो वी आई ग्राफ आप कोई भी वैल्यू लेके बना देना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो बी पार्ट कह रहे हैं इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। अच्छा पीछे दिया हुआ है कैलकुलेट। हाँ जी, पीछे एक सर्किट दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है इसका नेट आर निकाल दो। अरे नेट आर निकाल दो भाई, इसका नेट आर निकालो जरा। तो इसको आप आर ए मान लो, इसको आप आर बी मान लो, आर ए निकालो। तो ये होगा 1 अपॉन आर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40। तो 10 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। 10 4 द 40, 41 द 40, तो ये आ गया 5 अपॉन 40। काटोगे तो 1/8 आएगा, तो आर ए आ गया मेरे पास 8 ओम। बात समझ आती है। आर बी निकालो, तो ये होगा 1 अपॉन आर बी, पैरेलल में लगा है ना, तो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। इन तीनों को आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60, 32 द 60, 23 द 60, 61 द 60। तो आर बी कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 6 अपॉन 60। काटोगे तो कितना आएगा, ये 10 आ गया। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10 ओम। अब कह रहे हैं नेट आर निकाल दो। तो भाई ये अगर भी 8 बन चुका है और ये 10 बन चुका है, तो टोटल नेट आर कितना होगा आपके पास, नेट आर होगा आर ए प्लस आर बी। ठीक है, तो ये होगा 8 प्लस 10 दैट इज 18 ओम होगा। आगे आंसर। और कह रहे हैं नेट करंट निकाल दो। तो करंट तो निकाल लो, वी दिया है पूरे सर्किट का हमें, 12 दे रखा है। तो फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है 12, आई मुझे नहीं पता, आर कितना है 18। तो ये हो गया 6 2 6 3, तो आंसर आ गया 2/3 एम्पियर। ठीक है,
आप चाहो तो 2/3 को डेसिमल में कर सकते हो और 0.666 एम्पियर आ गया, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। वैसे पता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। क्लियर है? तो ये आपके हो चुका है क्वेश्चन। आई थिंक हमारा पेपर पूरा खत्म हो चुका है। हाँ जी, ये हम कर चुके हैं ना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट परीक्षा। आई होप आप सबको सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए ना तो आप कॉन्सेप्ट क्लासेस आना, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।